हेलो बच्चों, आज माई एग्ज़ाम्स डॉट AI में आपका स्वागत है। और नीट रिवीजन सीरीज़ में हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में से भी वो पर्टिकुलर टॉपिक जो कि नीट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं उनका हम डिस्कशन करने वाले हैं। और उन्हीं टॉपिक में से एक टॉपिक है फेजान रूल। फेजान रूल बेसिकली आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर की बात करता है। अकॉर्डिंग टू फेजान कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो 100% आयनिक या 100% कोवलेंट नहीं होता। अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़रूर होगा। तो उसी कोवलेंट कैरेक्टर की बात हम करते हैं फेजान रूल के अकॉर्डिंग। बच्चों, होता क्या है, जब आप कोई पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन में कैटायन और एनायन जब एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच रिपल्शन होता है। कैटायन का न्यूक्लियस एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, एनायन का न्यूक्लियस कैटायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस अट्रैक्शन और रिपल्सन का कंबाइंड इफेक्ट ये आता है कि जो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बच्चों वो डिफॉर्म हो जाता है। यानी अगर आप कैटायन की बात करें तो कैटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो हमने ऐसे माना हुआ है, लेकिन आफ्टर डिफॉर्मेशन एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कुछ चेंज हो जाता है। और कैसे चेंज होता है, देखिए, वो कुछ एग शेप का हो जाता है। कुछ एग शेप का हो जाता है। वो किस तरीके से, देखिए, तो एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कुछ ऐसा हो जाता है, इस टाइप का डिफॉर्मेशन उसमें आ जाता है। क्योंकि जैसे ही कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ती है इलेक्ट्रॉन आकर एक साइड में इकट्ठा हो जाते हैं। इस तरीके से इस साइड में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होती है और यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाते हैं। तो इसको कहा जाता है डिफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। तो एनायन का ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिफॉर्मेशन होता है इसकी वजह से दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ कर जाती है। इसी को कहा जाता है कोवलेंट कैरेक्टर। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या था, दो न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ जाना। यहाँ भी वही हुआ। इस डिफॉर्मेशन की वजह से इसको पोलराइजेशन भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का किसी एक साइड की तरफ मूव कर जाना। तो इस पोलराइजेशन की वजह से दो न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि एक आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। अब बच्चों, दिमाग में एक डाउट ये आता है कि क्या कैटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो बच्चों, कैटायन का साइज़ स्मॉल है, उसका जो न्यूक्लियस है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड पर टाइट होल्डिंग रखता है। यानी कि कैटायन का न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन्स को दूसरी साइड मूव नहीं करने देगा। टाइट होल्डिंग होने की वजह से हम मान के चलते हैं कि कैटायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डिफॉर्मेशन है वो नेग्लिजिबल है। यानी कि कैटायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिफॉर्मेशन को आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो ये बात थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। अब डाउट ये आता है कि जब आप कोवलेंट कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो किसी आयनिक कंपाउंड में ये जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो किस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली यहाँ पर दो मेन फैक्टर हैं। दो मेन फैक्टर क्या हैं, एक तो फैक्टर है साइज और दूसरा फैक्टर है चार्ज। बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो चार्ज पे डिपेंड करता है। यानी अगर आप कैटायन और एनायन दोनों में से किसी का भी चार्ज इंक्रीज़ करेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ करेगा। यानी कि एनायन का चार्ज इंक्रीज़ करने पर या कैटायन का चार्ज इंक्रीज़ करने पर जो पोलराइजेशन है वो इंक्रीज़ करता है, कोवलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज़ करता है। तो एज वी इंक्रीज नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीजेज। तो ये पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे कि दोनों में से किसी का भी चार्ज आप बढ़ा रहे हैं, कैटायन या एनायन, कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, पोलराइजेशन बढ़ेगा। बात करते हैं यहाँ पर हम साइज़ के बारे में। तो देखिए, अगर कैटायन स्मॉल है, कैटायन अगर स्मॉल है तो उस केस में कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी। यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है ये इंक्रीज़ कर जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो आप कैटायन का साइज़ अगर स्मॉल ले रहे हैं यानी वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम अगर कम है तो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। यानी कि इस कैटायन के एनायन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, इस कैटायन की पोलराइजेशन पावर बढ़ जाएगी, एनायन को पोलराइज करने की टेंडेंसी उसकी बढ़ जाएगी। अब एनायन, अगर बच्चों आप एनायन का साइज़ बढ़ाते हैं तो एनायन का साइज़ बढ़ाने पर क्या होगा कि एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कैटायन के न्यूक्लियस के और भी पास होगा। तो यानी अगर आपने लार्ज एनायन ले रखा है तो उस केस में उस एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के डिफॉर्म होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, पोलराइज होने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी और कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगा।
यानी अगर मैं इसको समराइज़ करना चाहता हूँ तो मैं 2 सेंटेंस में इसको समराइज़ कर सकता हूँ कि कैटायन एनायन पर चार्ज जितना ज़्यादा होगा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा होगा। स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन जो है उस केस में भी पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। तो ये सेंटेंस दिमाग में रखना बच्चों, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन, स्मॉल कैटायन लार्ज एनायन brings more polarization, brings more polarization। ये ध्यान रखना बच्चों, ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है। फैजान रूल के जो क्वेश्चन हैं आपके वो इस सेंटेंस से सॉल्व होंगे। अब यहाँ पर एक फैक्टर और आता है कि अगर कहीं पर कैटायन का चार्ज सेम हो जाता है, साइज में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, तो उस केस में टाइप ऑफ कैटायन भी मैटर करता है। यानी ऐसा कैटायन जिसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, और एक कैटायन आप ऐसा ले रहे हैं जहाँ पर स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। स्यूडो का मतलब NS2 Np6 Nd10 टाइप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कहीं पर है बच्चों, तो उसकी जो पोलराइजेशन पावर है वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन के कंपैरिजन में क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। ध्यान रखेंगे, यही बात यहाँ पर लिख रखा है कि अगर कहीं किसी कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप का है N-1 D10 NS2, ये इस टाइप का कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने ले रखा है, तो इस टाइप के कैटायन की जो पोलराइजेशन पावर है वो नॉर्मल कैटायन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी। यानी एक ऐसा कैटायन जिसके पास में D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और वो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रखता है। बच्चों एक बात बहुत सिंपल सी है, जब आप डी ब्लॉक के किसी कैटायन को बना रहे होंगे तो डी ब्लॉक के किसी कैटायन के फॉर्मेशन में NS2 टाइप कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। हाँ, ये एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, तो आर्गन 4s2 3d10। तो यार लिखने का जो सेंस है वो एलिमेंट के रेस्पेक्ट में है कि कोई एलिमेंट अगर इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन रखता है NS2N-1D10, तो उसका जो कैटायन बनेगा, और उसका कैटायन क्या होगा बच्चों, तो उसका कैटायन होगा NS2Np6Nd10 टाइप। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जिंक की बात करूं, तो अगर मैं जिंक प्लस 2 लिखना चाहता हूं तो जिंक प्लस 2 क्या है, तो जिंक प्लस 2 है नियॉन 3s2 3p6 एंड 3d10। तो इस कैटायन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 18। इसी को कहा जाता है स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसका आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन NS2N-1D10 हो, या आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा कैटायन जिसका आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन NS2Np6Nd10 टाइप हो, उसको स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। दूसरी खास बात, ऐसे कैटायन की पोलराइजेशन पावर जो है वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन के कंपैरिजन में क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये बात आप ध्यान रखेंगे, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन की पोलराइजेशन पावर जो है वो ज़्यादा होती है। ये बात दिमाग में रखें। सिमिलरली यहाँ पे एक टाइप का और कॉन्फ़िगरेशन आता है बच्चों, उसको कहा जाता है 18+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 18+2 यानी आप यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन ले रखा है इसको इंक्लूड कर सकते हैं उसमें। कैसे, जैसे मान लीजिए आप बात कर रहे हैं सपोज लेड+2 के लिए, तो लेड+2 में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब इनर शेल की बात करेंगे बच्चों, तो उसका जो N-1th शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 18। तो उसको कहा जाता है 18+2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इनके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, नॉन इनर्ट गैस। तो बच्चों यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की है कि अगर किसी कैटायन का कॉन्फ़िगरेशन नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन टाइप है, यानी उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन उसके पेनल्टीमेट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसकी भी पोलराइजेशन पावर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यानी कि अगर आपके पास स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, अगर आपके पास में नॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन हो, तो उन दोनों की पोलराइजेशन पावर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटायन से ज़्यादा होती है। ऐसे केस में कोवेलेंट कैरेक्टर भी हाई होगा। क्या मतलब है, एक एग्जांपल से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चों। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास में KCl है, आपके पास CaCl2 है और आपके पास ZnCl2 है। यहाँ आपको कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करना है तीनों में।
तो सबसे पहले तो आप चार्ज को देखिए, कैटाइन का चार्ज। कैटाइन का चार्ज यहाँ पर कैल्शियम के पास +2, जिंक के पास +2 और पोटेशियम के पास +1। तो जिनका चार्ज ज़्यादा है उनकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा, यानी कैल्शियम एंड जिंक की पोलराइजेशन पावर पोटेशियम से क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो कह सकते हैं आपकी कोवलेंट कैरेक्टर जो है KCl में क्या है बच्चों, सबसे कम है, कैटाइन का चार्ज कम होने की वजह से। कैल्शियम और जिंक की बात करें बच्चों तो दोनों में चार्ज तो सेम हो गया, दोनों एक ही पीरियड के कैटाइन हैं। तो अब यहाँ पे हम देख लेंगे टाइप ऑफ कैटाइन। तो जिंक जो है वो स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन कैल्शियम क्या है बच्चों, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। एस ब्लॉक के जितने भी मेटल कैटाइंस हैं वो सारे स्यूडो इनर्ट गैस वो सारे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। एस ब्लॉक के सारे मेटल कैटाइन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटाइन हैं। डी ब्लॉक में जिंक और कॉपर वाला जो ग्रुप है, केवल उसी ग्रुप से आपको स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटाइन मिलते हैं। उसके अलावा डी ब्लॉक में किसी ग्रुप से स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटाइन नहीं मिलते। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों। तो यहाँ पे जिंक स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कैटाइन है, इसका पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा, इस वजह से इसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। तो आप कह सकते हैं KCl < CaCl2 < ZnCl2। तो इस तरह के क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछे जाते हैं बच्चों, पोलराइजेशन पावर के ऊपर बेस्ड। तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना है। तो यही बातें आपको यहाँ पे दे रखी हैं, तो इनको थोड़ा सा आप स्टडी करेंगे। आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। कुछ और पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, थोड़ा उनके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों अगला थ्योरी हमारे पास में है BACPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है बेसिकली, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वैलेंस शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे वो लॉन पेयर हों चाहे वो बॉन्ड पेयर हों, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब उस रिपल्सन से बचने के लिए मॉलिक्यूल ये कोशिश करता है कि एक ऐसी ज्योमेट्री अचीव की जाए, एक ऐसी ज्योमेट्री एक्वायर की जाए जिस ज्योमेट्री में इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच डिस्टेंस मैक्सिमम हो और रिपल्शन मिनिमम हो। तो ये जो थ्योरी है वही मॉलिक्यूल की शेप डिसाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल CH4 मॉलिक्यूल है, CH4 मॉलिक्यूल में आपके पास में 4 सिंगल बॉन्ड हैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। तो CH4 मॉलिक्यूल कोशिश करेगा कि इसके चारों बॉन्ड एक ऐसी ज्योमेट्री में प्रेजेंट हों जिस ज्योमेट्री में इन बॉन्ड के बीच के रिपल्शन जो हैं वो मिनिमम हों। बॉन्ड के बीच में डिस्टेंस या आप कह सकते हैं एंगल आपके मैक्सिमम होने चाहिए। तो 4 बॉन्ड को प्लेस करने की एक ज्योमेट्री हमारे पास में है टेट्राहेड्रल, जिस ज्योमेट्री में 4 बॉन्ड के बीच में एंगल मैक्सिमम है और रिपल्शन मिनिमम। तो किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड नहीं करता है, ध्यान रखना। इस CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसलिए ये टेट्राहेड्रल हो गया, नहीं, ये CH4 टेट्राहेड्रल है क्योंकि BACPR थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके लिए बेस्ट सूटेबल शेप जो है वो टेट्राहेड्रल है, जहां 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच, जहां 4 बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन मिनिमम है। तो बच्चों ये बात विशेष दिमाग में रखेंगे, ये एक मिसकंसेप्शन है कि हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री डिसाइड करता है, नहीं, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री डिसाइड नहीं करता। ज्योमेट्री डिसाइड करता है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो है BACPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से ही किसी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री डिसाइड की जाती है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। अब बात ये आती है कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो क्या ये रिपल्शन का मैग्नीट्यूड सेम होगा? तो नहीं। क्यों? क्योंकि कई इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे हैं बच्चों जो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जैसे लॉन पेयर। लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर में बेसिकली डिफरेंस क्या है बच्चों, तो उसको समझते हैं। देखिए ये है लॉन पेयर। लॉन पेयर का मतलब हो गया नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी एक ही न्यूक्लियस। भाई लॉन पेयर किसका होगा? किसी एटम का होगा। तो एक न्यूक्लियस के साथ में 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग कंडीशन में जो हैं वो अट्रैक्शन में प्रेजेंट हैं, उसे आपने कहा लॉन पेयर। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन बेसिकली दोनों का सेम चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे और साथ ही साथ न्यूक्लियस के साथ दोनों अट्रैक्शन में भी रहना चाहते हैं। तो ये एक दूसरे से रिपल्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने लगते हैं, साथ ही साथ उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के दोनों पास भी रहना चाहते हैं। तो इसलिए लॉन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है।
लोन पेयर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक बलून है जिसको आपने एक सिरे पे बांधा हुआ है और उसमें आपने गैस फिल कर रखी है। अब आपने क्या किया, उस लोन पेयर को यानी उस बलून को आपने दूसरे सिरे से पकड़ के स्ट्रेच कर दिया। तो उस केस में जो शेप बन रही है, उस केस में जो बन रहा है उसको हम डिफाइन कर देते हैं बॉन्ड पेयर। यानी बॉन्ड पेयर क्या है बेसिकली, तो बॉन्ड पेयर का मतलब हो गया दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। मैं यहाँ सिंगल बॉन्ड कंसीडर कर लेता हूँ। तो जब सिंगल बॉन्ड होगा तो दो न्यूक्लियस होंगे और दो इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरीके से रीअरेंज करेंगे कि उन इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस भी ज़्यादा है, रिपल्शन कम है, साथ ही साथ वो दोनों न्यूक्लियस के क्या है, अट्रैक्शन में भी हैं। तो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन भी हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के बीच की रिपल्शन भी मिनिमम है, और इस अरेंजमेंट में जो बॉन्ड पेयर है वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। तो बच्चों काम की बात यह है कि एक लोन पेयर सेंट्रल एटम के सराउंड में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज़ कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। तो अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर लोन पेयर होंगे तो उनके रिपल्शन ज़्यादा होंगे एज़ कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। तो यहीं से ये बात निकल के आती है कि BSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और उसके बाद में आता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो वहीं से ये ट्रेंड बनता है। द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन इज लोन पेयर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। तो बेसिकली इस थ्योरी के बेस पर आप किसी मॉलिक्यूल के शेप को एक्सप्लेन करते हैं। चलिए, दिस थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय सिडविक एंड पॉवेल इन 1940। तो बच्चों अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये BSEPR थ्योरी किसने दी, तो सिडविक एंड पॉवेल ने दी 1940 में। इसके बाद में इसको और इम्प्रूव किया गया, रिफाइन किया गया। किसने किया बच्चों ये, तो नाइहोल्म एंड गिलेस्पी ने किया। तो ये क्वेश्चन कभी कभार नीट में पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए बच्चों आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए ये है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग में, और वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है बच्चों MOT। तो थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहली बात भाई, किसी भी मॉलिक्यूल के जो फॉर्मेशन की बात हो रही थी, उस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में जो मेन थ्योरी यूज़ करते हैं आप, वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। BBT फेल हो गई कुछ जगह पर, तो हमने यूज़ किया हाइब्रिडेशन थ्योरी। हाइब्रिडेशन थ्योरी से भी कई मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, हमें ज़रूरत पड़ी एक और थ्योरी की, जिसको आप कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब बात ये आ रही है कि इस MOT की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों हमको ज़रूरत पड़ रही है MOT यूज़ करने की। तो देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपने लिया O2 मॉलिक्यूल। O2 की जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि मैंने अगर ऑक्सीजन को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया होता, तो इस O2 मॉलिक्यूल में दोनों ऑक्सीजन एटम के पास दो दो लोन पेयर हैं। अब ऑक्सीजन के पास में अगर दो दो लोन पेयर आ रहे हैं, इसका मतलब सारे इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड हैं। अब सारे इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड हैं, इसका मतलब इस O2 मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए बच्चों, डायामैग्नेटिक। तो O2 एक्सपेक्टेड मैग्नेटिक नेचर क्या है इस O2 का, तो वो होना चाहिए बच्चों डायामैग्नेटिक। लेकिन अगर रियल में बात करें तो रियल में एक्सपेरिमेंटली ये पता किया गया कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये तो पैरामैग्नेटिक होता है। रियल में ये ऑक्सीजन क्या है बच्चों, पैरामैग्नेटिक। अब बात ये आती है, अगर ये पैरामैग्नेटिक है तो फिर तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब BBT या हाइब्रिडेशन थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, तो इसलिए हमें एक थ्योरी की ज़रूरत पड़ी, और वो थ्योरी कौन सी है, MOT। ये थ्योरी स्पेशली जो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, उनके जो फॉर्मेशंस होते हैं, उनकी जो बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन्हें प्रॉपरली एक्सप्लेन कर देती है। आप कहेंगे कि क्या ये थ्योरी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ही है, नहीं, ये एडवांस थ्योरी है, ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन को भी एक्सप्लेन कर सकती है। वाटर कैसे बना है, अमोनिया कैसे बना है, ये उसको भी एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन जो हमारा सिलेबस है, नीट एंड JEE सिलेबस के अकॉर्डिंग MOT केवल और केवल डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल में आपको यूज़ करनी है, और वो भी कौन से, होमोडाइएटॉमिक, यानी जहाँ दोनों एटम सेम हो।
ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यूज़ करनी है, उनकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना है आपको MOT थ्योरी के अकॉर्डिंग। और उसमें भी वो मॉलिक्यूल जिनमें टोटल इलेक्ट्रॉन अप टू 20 हैं, वहाँ तक हम इस MOT को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखेंगे। अब बात ये आती है ये थ्योरी कहती क्या है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं जो इसको डिफरेंट बनाती हैं BBT से। बच्चों, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उसमें जब आप एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की बात कर रहे थे तो वहाँ आप दो एटम के बीच ओवरलैपिंग करा रहे थे। यहाँ जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन की बात आ रही है, यहाँ जब मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन की बात आ रही है, तो ये थ्योरी ये कहती है कि किसी मॉलिक्यूल में एटॉमिक ऑर्बिटल का कोई मतलब नहीं है। यानी एक मॉलिक्यूल जो होगा उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं, ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल। दोनों में बेसिक डिफरेंस है ये। BBT के अकॉर्डिंग एक मॉलिक्यूल बनेगा जब उसमें दोनों एटम ओवरलैप करेंगे, दोनों की एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूल बनेगा और वहाँ वो एटॉमिक ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर रहे होंगे। लेकिन MOT कहती है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक मॉलिक्यूल में एक ही चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब बात ये आती है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं क्या। बच्चों, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल को आप डिफाइन करते हैं कि किसी एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल वो सराउंडिंग स्पेस है, वो 3 डायमेंशनल स्पेस है जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, वैसे ही एक मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स वो 3 डायमेंशनल स्पेस है जहाँ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कहाँ पे पाई जाती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पाई जाती है। यानी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप किसी मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करते हैं, ना कि एटॉमिक ऑर्बिटल की। दूसरा खास पॉइंट, ये थ्योरी कहती है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक। अब इस टर्म का क्या मतलब है बच्चों, अगर मैं किसी एटम की बात करूं, जैसे हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं, तो इस हाइड्रोजन एटम में एक ही न्यूक्लियस होगा, तो हम इसको कहेंगे ये मोनोसेंट्रिक है। लेकिन जब आप H2 मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो उस H2 मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन 2 न्यूक्लियस के बीच में शेयर्ड हैं। ऐसे ही CH4 मॉलिक्यूल है, तो CH4 मॉलिक्यूल में टोटल एटम आपके पास कितने, 5, यानी न्यूक्लियस भी 5 हैं। यानी इस CH4 में जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेसिकली वो 5 न्यूक्लियस के बीच में शेयर्ड होगी, तो इसी को कहा जाता है पॉलीसेंट्रिक। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो पॉलीसेंट्रिक होते हैं, यानी उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे अट्रैक्शन उस मॉलिक्यूल में जितने न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं उन सब की वजह से लगता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है BBT और MOT में। तीसरी खास बात इसमें क्या है बच्चों, तो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं बच्चों SPDF, वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो आप डिफाइन करते हैं वो हैं सिग्मा पाई डेल्टा। यानी जिस तरह का आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने जा रहे हैं, जिस तरह के ओवरलैपिंग से ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने वाले हैं, उसके करस्पॉन्डिंग इनकी नेमिंग की जाती है सिग्मा पाई डेल्टा। तो ये बात दिमाग में रखनी है। एक और ख़ास पॉइंट यहाँ पर, जैसे हाइब्रिडेशन में आप एक बेसिक पॉइंट यूज़ करते थे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटेड इन हाइब्रिडाइजेशन। वही सेम पॉइंट यहाँ MOT में वैलिड है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटेड। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है बच्चों। ये कुछ खास पॉइंट हैं जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिलेटेड है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिनके बारे में बात करती है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि भाई ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनते कैसे हैं। तो बच्चों, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो मिले हैं उनके सॉल्यूशन। लेकिन वैसा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए प्रिसाइजली सॉल्व करना अपने आप में बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन के लिए हम एक मैथमेटिकल अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है LCAO। क्या कहा जाता है बच्चों उसको, LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये LCAO मेथड क्या कहता है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है। तो भाई ये मेथड ये कहता है कि किसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से होगा। अब लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है कि एटॉमिक ऑर्बिटल का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब आप कहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसका क्या मतलब,
तो बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं, हर एटॉमिक ऑर्बिटल का एक वेव फंक्शन होता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वेव की टर्म में कि जब आप दो वेव को सेम फेज में ऐड कर रहे हैं, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, तब तो बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जब आप दो वेव को डेस्ट्रक्टिव मैनर में जब आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं, तो उस केस में बनता है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी दो वेव अगर आपकी सेम फेज में हैं, तो उस केस में उनके एडिशन से बनता है आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। लेकिन दो वेव जब आपकी डिफरेंट फेज में हों, तो उनसे बनता है आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पर। दोनों में क्या अंतर है? तो बच्चों जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, बॉन्डिंग वर्ड का मतलब ही क्या है? न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ जाना। तो BMO जब बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनता है, तो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर एंटी बॉन्डिंग की बात करें, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जब फॉर्म होते हैं, तो वहाँ न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और बीच में एक नोडल प्लेन बन जाता है। न्यूक्लियस के बीच रिपल्शन बढ़ने लगते हैं, वहाँ पर सिस्टम की एनर्जी बढ़ने लगती है। तो BMO जो होते हैं वो करस्पॉन्डिंग AO से कम एनर्जी रखते हैं, क्योंकि वह न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। और ABMO की जो एनर्जी होती है बच्चों, वो रिपल्शन की वजह से करस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होती है? ज़्यादा। तो अगर आप एनर्जी वाइज बात करें तो BMO की जो एनर्जी है वो AO से कम एटॉमिक ऑर्बिटल, और AO की जो एनर्जी है वो ABMO से कम। ये एनर्जी का ऑर्डर है। अगर आप स्टेबिलिटी देखें, तो भाई एनर्जी के जस्ट रिवर्स होता है। तो यहाँ पर जस्ट रिवर्स आप ऑर्डर लेके स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं बच्चों। तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? तो भाई BMO की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, फिर आता है AO और फिर आता है ABMO। ये ध्यान रखें, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो यहाँ से ये बात क्लियर है कि भाई BMO की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू AO, एज कम्पेयर टू ABMO। तो ये जस्ट ऑर्डर हैं। तो यहाँ पर यही बातें लिखी हुई हैं। तो बच्चों इनको एक बार आप पढ़ेंगे, समझेंगे, और उसके बाद में आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो समझना बड़ा आसान होगा। हम आते हैं और काम की बातों पर। इस MOT में क्या क्या और ख़ास बातें हैं, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट है इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड और कुछ इम्पोर्टेंट बातें, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी ऑर्डर के बारे में। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज़्यादा होंगे। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी हैं जहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम होंगे। तो हम बात कर रहे हैं ऐसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिनमें दोनों एटम सेम हों, यानी होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर ये लिखा भी है कि होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम या 14 के बराबर हों, उनमें MO की एनर्जी का जो ऑर्डर है वो ये रहेगा। सिग्मा 1s सबसे कम, सिग्मा 1s स्टार, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा 2s स्टार, फिर पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग एंड सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। बच्चों ये जो स्टार लगाते हैं, ये स्टार होता है हाई एनर्जी का सिंबल, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। जहाँ भी स्टार लग रहा है मतलब वो ABMO है, जहाँ स्टार नहीं लगा है वो BMO है। ध्यान रखें, इसको दिमाग में कैसे रख सकते हैं बच्चों? तो 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, तो 1s से जो बने होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी? सबसे कम होगी। अब 1s आपस में क्या बना सकते हैं? तो आपस में 1s तो सिग्मा ही बना सकते हैं, तो इसलिए इसका नेमिंग हो गया सिग्मा 1s स्टार। दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, जब आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही फॉर्म होंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उतने ही MO का फॉर्मेशन होता है। तो आपने दो यूज़ किए, तो उन दोनों का कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव दो मैनर में इंटरफेरेंस होगा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। ध्यान रखें, सिग्मा 1s स्टार। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद नंबर आता है 2s का। अब बच्चों 2s में दिक्कत क्या है? 2s में दिक्कत ये है कि जहाँ भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम या 14 के बराबर हैं,
उन मॉलिक्यूल्स में sp मिक्सिंग होती है, एक एटम का 2s दूसरे एटम के 2p के साथ मिक्स हो जाता है। बनने वाले जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैं उनमें s एंड p दोनों कैरेक्टर होते हैं, इसको कहा जाता है sp मिक्सिंग। और इस sp मिक्सिंग का इफेक्ट ये आता है कि सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल से ज़्यादा हो जाती है। यहाँ देखने को मिल भी रहा है ये। नाइट्रोजन, जैसे मॉलिक्यूल की मैं बात कर लूँ, नाइट्रोजन या C2 या C2-2 या N2 2+ या B2, ये ऐसे ही मॉलिक्यूल हैं जिनमें ये ऑर्डर देखने को मिलता है, जिनमें sp मिक्सिंग होती है, ध्यान रखना। अब वो मॉलिक्यूल जिनमें 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं उनमें sp मिक्सिंग एब्सेंट होती है, क्योंकि उनके s और p के गैप हाई होते हैं, इसलिए। तो बच्चों यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इस केस में क्या होगा, तो जहाँ sp मिक्सिंग नहीं है, जहाँ 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वहाँ पर सिग्मा 2pz की एनर्जी पाई बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल से कम होती है। तो इन दोनों ऑर्डर को याद रखना है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस जो है वो केवल इस सिग्मा 2pz का है, ये ध्यान रखना। ऑक्सीजन या फ्लोरीन, इन मॉलिक्यूल में सिग्मा 2pz पाई बॉन्डिंग से पहले आता है। नाइट्रोजन, बोरॉन, कार्बन, इनके केस में ये जो सिग्मा 2pz है ये पाई बॉन्डिंग के बाद में आता है। दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है, तो थोड़ा सा इसको दिमाग में रखेंगे आप। नेक्स्ट देखिए, अगला क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों अब हमारे सामने हैं कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इन्हीं टॉपिक्स पर रिलेटेड, इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर नीट में पूछे गए हैं, थोड़ा उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ O2, O2-, O2+, O2-2 इज। तो बच्चों जब स्टेबिलिटी की बात हो रही है तो देखिए स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। आप स्टेबिलिटी के बजाय ऐसा भी बोल सकते हैं बॉन्ड एनर्जी, आप बॉन्ड स्ट्रेंथ वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपसे ऐसे ही पूछेगा सीधा कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी पूछ सकता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी पूछ सकता है, बॉन्ड एनर्जी भी पूछ सकता है ना, ध्यान रखें। तो बॉन्ड ऑर्डर जितना होगा मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, उसको ब्रेक करना मुश्किल है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा, बॉन्ड जितने ज़्यादा बन रहे होंगे उतना ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होगी, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। तो यहाँ से ये तीनों टर्म का एक ही मीनिंग है ना, ध्यान रखेंगे। तो ये बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे याद करना है बच्चों, तो ध्यान रखें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 10 हों तो उसका जो बॉन्ड ऑर्डर है बच्चों वो होता है 1, और उसका जो मैग्नेटिक नेचर है, मैग्नेटिक नेचर 10 पे आता है, क्या बच्चों, पैरा। ध्यान रखना है चाहिए, टेबल दिमाग में रहनी चाहिए। MOT का क्वेश्चन आपको फटाफट सॉल्व करना है तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, है ना। तरीके से अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उस केस में फिलिंग करनी पड़ेगी मुझे मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स में, और फिर कैलकुलेशन होगा, टाइम लगेगा, मुझे वो नहीं करना। मुझे क्या करना है, सीधा मुझे इस टेबल से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है फटाफट से। देखिए कैसे, अगर 11 हैं तो उस केस में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा और ये भी पैरा। अगर 12 इलेक्ट्रॉन हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, और ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए वैलिड है केवल। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 2, और ये होगा डाया 13, 2.5 पैरा, 14 3 डाया, 15 2.5 पैरा, 16 2 पैरा, 17 1.5 पैरा, 18 0 ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर डाया। 19 की बात करें बच्चों तो 19 में क्या बनेगा, तो 19 में बनेगा पैरा, बॉन्ड ऑर्डर 0.5। 20 पे क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 0, मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, तो ये बात दिमाग में रखेंगे बच्चों। तो बच्चों जो बात हो रही है यहाँ पर कि भाई स्टेबिलिटी की बात करनी है, तो बॉन्ड ऑर्डर मैंने यहाँ पे बता दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर कैसे होगा, कितना होगा, पैरा होगा वो या डायामैग्नेटिक होगा वो भी मैंने बता दिया है। ध्यान रखने वाली बात क्या है यहाँ पर इस शॉर्ट मेथड में, कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी डाई एटॉमिक स्पीसीज के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर में आ रहे हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। इवन में ध्यान रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 10 हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 16 हैं तो वो पैरा है, बाकी सारे इवन वाले क्या होंगे, डाया होंगे। 10 से पहले वालों के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, वहाँ चेक करिए। तो अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तब तो उसको पैरा होना ही होना है,
ये ध्यान रखेंगे। चलिए हम आते हैं मेन क्वेश्चन पर। हमसे बात की गई है यहाँ पर स्टेबिलिटी के लिए, तो बच्चों मैं सीधा यहाँ पर ये जो 4 स्पीसीज हैं इनके बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर लिख देता हूँ, इनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करके। जैसे O2 की बात करें तो 16 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2। O2 प्लस की बात करें बच्चों तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5। यहाँ पर O2 प्लस 2 की बात करें तो 14 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर 3। और O2 माइनस की बात करें बच्चों तो O2 माइनस के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 17 1.5। और O2 माइनस 2 इसकी बात करें तो 18 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 1। तो ये मैंने यहाँ इन स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर लिख दिया है। तो बच्चों O2 प्लस 2 ये तो खैर यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। O2 प्लस की बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, यानी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसी की आनी है O2 प्लस की। O2 प्लस की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, मतलब एक फोर्थ ऑप्शन ही है जहाँ पे ऐसा दिया है। इसके जस्ट बाद कौन आएगा तो इसके बाद में आएगा O2 जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है O2, फिर O2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर 1.5 और सबसे लास्ट में कौन आएगा बच्चों O2 माइनस 2 जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। तो सीधा इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है बच्चों वो इसका आंसर रहेगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कंसीडर द मॉलिक्यूल CH4 अमोनिया वाटर विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट, द HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर इज स्मॉलर देन द HNH बॉन्ड एंगल इन NH3। बच्चों ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि जो वाटर है इसका एंगल होता है 104.5 डिग्री। कारण सीधा सा है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर। अमोनिया की बात करें 1 लोन पेयर की वजह से बॉन्ड एंगल आता है केवल 107 डिग्री। तो लॉन पेयर ज़्यादा होने के कारण वाटर का बॉन्ड एंगल कम होगा। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमको चाहिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड, HCH बॉन्ड एंगल इन CH4 इज़ लार्जर देन द HNH बॉन्ड एंगल इन अमोनिया। बच्चों CH4 का जो बॉन्ड एंगल है वो अमोनिया से ज़्यादा होता है। उसका रीज़न ये है कि CH4 में कार्बन के पास कोई लॉन पेयर नहीं है, तो इसका बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट वही आता है जो टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल है, यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये स्टेटमेंट बच्चों सही है, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। थर्ड इज द HCH बॉन्ड एंगल इन CH4, द HNH बॉन्ड एंगल इन एमोनिया एंड द HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर ऑल आर ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि वाटर का एंगल है 104.5 डिग्री, अमोनिया का 107 डिग्री और CH4 का एंगल कितना है 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये सारे 90 डिग्री से तो ज़्यादा हैं, बिल्कुल बात सही है। तो स्टेटमेंट ये भी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें चाहिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। द HOH बॉन्ड एंगल इन वाटर इज़ लार्जर देन द SCH बॉन्ड एंगल इन CH4। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। H2O का बॉन्ड एंगल CH4 से कम होता है, ना कि ज़्यादा। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होने की वजह से ऑप्शन नंबर 4 जो है बच्चों वही हमारा आंसर है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीसीज हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। बच्चों बॉन्ड ऑर्डर उनके सेम होंगे जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हों, क्योंकि यहाँ डाई एटॉमिक स्पीसीज है। O2 में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 16, NO प्लस में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 14। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा बच्चों 2 और इसका बॉन्ड ऑर्डर 3। N2 14 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका 3 और O2 माइनस बॉन्ड ऑर्डर होगा बच्चों 1.5। Cn माइनस 14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर 3, CO बॉन्ड ऑर्डर 3, CO 3, NO 2.5। हालांकि डायटोमिक स्पीसीज में ये ज़रूरी नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा, नहीं, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पर भी बॉन्ड ऑर्डर सेम आ सकते हैं। जैसे O2 प्लस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 15 है और बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5। और O2 आपने कुछ और ले रखा है मान लीजिए, तो उस केस में जैसे 13 ले रखे होते, 13 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं पे ले रखे हैं मान लीजिए, सपोज मान लीजिए ये है N2 प्लस, तो N2 प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर इसका भी कितना है बच्चों 2.5 ही है। तो कोई ज़रूरी नहीं है ये कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने पर बॉन्ड ऑर्डर सेम होंगे। हाँ, लेकिन अगर कहीं पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं वो, उस केस में बॉन्ड ऑर्डर सेम ही आना है डायटोमिक स्पीसीज में, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने बात कही थी कि भाई इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14, यहाँ भी 14, तो बॉन्ड ऑर्डर सेम आने तो बिल्कुल आ रहे हैं, 3-3 होते हैं दोनों के बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ वो स्पीसीज जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है वो ऑप्शन नंबर 2 में है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन 2 सही है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन 2। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चों वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करते हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, या वो मॉलिक्यूल जिनका बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव हो वो भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नेगेटिव कब होता है? जब एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएं। वो एक हाइपोथेटिकल केस बन सकता है, या कोई मतलब ऐसा केस हो सकता है जहाँ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको ज़्यादा दिए गए हों। चलिए Li2 की बात करते हैं बच्चों। Li2 की अगर बात करें बच्चों, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हैं, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s। यहाँ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2, इसमें 2। अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालें आप तो बॉन्ड ऑर्डर का एक फार्मूला है बच्चों, हाफ इंटू NB माइनस NA, यानी टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने और उसमें से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हटा देने। तो हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 हैं, एंटी बॉन्डिंग 2 हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1। मतलब ये तो एग्जिस्ट करेगा। दूसरा एक तरीका और है बच्चों, बॉन्डिंग वाला बॉन्ड बनाता है, एक सिग्मा बना, एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड कैंसिल करता है, एक कैंसिल हुआ, सिग्मा बॉन्डिंग है, बॉन्ड बनाएगा, तो नेट बॉन्ड ऑर्डर 1 है और वो बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड। तो इससे हम टाइप ऑफ बॉन्ड भी पता कर लेते हैं। C2 की बात करें बच्चों, तो C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 12। बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू रखता है वो सब एग्जिस्ट करते हैं। तो C2 तो एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा। O2 की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है इसका बच्चों, एग्जिस्ट करेगा। लेकिन He2 की बात करें बच्चों, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 4। सिग्मा 1s में 2, सिग्मा 1s स्टार में 2। एक बॉन्ड बनेगा, एक कैंसिल होगा, नेट बॉन्ड ऑर्डर कितना? 0। तो He2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 0, डज नॉट एग्जिस्ट। ये हम ध्यान भी रख सकते हैं, हम ये सोच भी सकते हैं कि जो इनर्ट गैसेज होती हैं वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। उसका कारण यही है कि उनका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में कुछ मॉलिक्यूल दे रखे हैं और लिस्ट 2 में उनका शेप दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें PCl5, तो बच्चों इसका हाइब्रिडेशन है sp3d और इसका जो शेप है वो है ट्राइगोनल बायपिरामिडल TBP शेप। SF6 की बात करें बच्चों, तो इसका हाइब्रिडेशन होता है sp3d2 और इसका शेप होता है ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर बायपिरामिडल। अगर हम BrF5 की बात करें बच्चों, तो एक लॉन पेयर 5 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन sp3d2 और इसका शेप होता है स्क्वायर पिरामिडल। BF3 की बात करें बच्चों, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप बनता है ट्राइगोनल प्लेनर। चलिए तो मैच कर लेते हैं। PCl5 में ट्राइगोनल बायपिरामिडल यानी A के लिए करेक्ट मैच क्या है? 4। SF6 ऑक्टाहेड्रल, तो B के लिए करेक्ट मैच है 3। C BrF5 स्क्वायर पिरामिडल, तो C के लिए करेक्ट मैच है 1। D BF3 ट्राइगोनल प्लेनर, दैट इज़ 2, तो D का करेक्ट मैच है 2। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 ये कहाँ दिया हुआ है बच्चों? तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 इट इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर 4। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो इन क्वेश्चंस में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, सीधा इनका जो सिग्मा बॉन्ड है उनको काउंट करना होता है, लॉन पेयर काउंट करने होते हैं, हाइब्रिडेशन पता करना होता है और उसके करस्पॉन्डिंग आपको शेप मालूम करनी होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है बच्चों, विच अमंगस्ट फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फर्स्ट इज C2 molecule has 4 electrons in its 2 degenerate pi molecular orbitals। तो बच्चों ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि C2 में pi 2px pi 2py दोनों मॉलिकुलर ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि C2 मॉलिक्यूल में 2 डीजनरेटेड मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स जो हैं उनमें 2 डीजनरेट पाई मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन, तो उनमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, यानी ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों? सही है। हमको चाहिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकंड इज H2 प्लस आयन हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन। बच्चों बात सही है, H2 में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, H2 प्लस में कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता। O2 प्लस आयन इज डायामैग्नेटिक, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बच्चों। क्यों? क्योंकि O2 प्लस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 15 और मैंने कहा था कि अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, ना कि डायामैग्नेटिक। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों? रॉन्ग, और इसीलिए ये आंसर भी है। चौथा ऑप्शन, द बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ O2 प्लस O2 O2 माइनस O2 2 माइनस आर 2.5 2 1.5 1 रेस्पेक्टिवली। बच्चों अगर मैं O2 प्लस की बात करूँ तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या है? 2.5,
O2 का 2, O2 माइनस 1.5 एंड O2 माइनस 2 का 1, और यही ऑप्शन में गिवन है, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, सही। तो इनकरेक्ट ऑप्शन आपके पास थर्ड है, वही आंसर है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमंगस्ट द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस। बच्चों लॉन पेयर रिपल्शंस मैक्सिमम वहाँ होंगे जहाँ पर लॉन पेयर ज़्यादा हों, कॉमन सेंस की बात है। अगर मैं IF5 की बात करूँ तो इस आयोडीन के पास एक ही लॉन पेयर है, SF4 में सल्फर पर एक लॉन पेयर, XeF2 इस मॉलिक्यूल में जिनोन के पास में लॉन पेयर कितने हैं बच्चों, 3। और ClF3 की बात करें अगर हम, तो यहाँ ClF3 में जो लॉन पेयर हैं बच्चों वो कहाँ हैं, वो कितने हैं बच्चों, 2। तो अगर मैं लॉन पेयर विच वन विल हैव मैक्सिमम लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, सो लॉन पेयर रिपल्शन की बात करूं तो XeF2 में 3 लॉन पेयर रिपेल कर रहे होंगे। इसकी ज्योमेट्री की भी बात कर लेते हैं बच्चों, इसकी जो ज्योमेट्री है वो है लीनियर, ये यानी यहाँ पर जो लॉन पेयर रिपल्शन है वो 3 लॉन पेयर के थ्रू हो रहे होंगे। ClF3 की बात करें बच्चों तो इसका जो शेप है वो इस टाइप का है, वेन टी शेप, यहाँ 2 लॉन पेयर हैं इसके पास में, यानी नंबर ऑफ लॉन पेयर रिपल्शन जो है वो ज़्यादा कहाँ पर है बच्चों, XeF2 में ज़्यादा है, क्योंकि वो 3 लॉन पेयर के थ्रू रिपल्शन हो रहा है वहाँ पर। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड्स एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रीडीन रेस्पेक्टिवली आर। तो प्रीडीन मॉलिक्यूल क्या है बच्चों, पहले तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो ये मॉलिक्यूल कहलाता है प्रीडीन, इसमें इस तरीके से डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और साथ में ये जो कार्बन है सारे कार्बन के साथ में एक सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है इस तरीके से। तो ये प्रीडीन मॉलिक्यूल है। इसमें सिग्मा बॉन्ड की हम बात करें बच्चों तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। 6 तो CC बॉन्ड हैं आपके पास, और 5 बॉन्ड जो हैं वो हाइड्रोजन के थ्रू हैं, यानी CH बॉन्ड। तो यहाँ टोटल 11 सिग्मा बॉन्ड हैं। पाई बॉन्ड की बात करें तो 1 2 3 पाई बॉन्ड हैं, और लॉन पेयर की बात करें बच्चों तो नाइट्रोजन के पास एक लॉन पेयर भी प्रेजेंट है। तो 11 3 पाई बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड और एक लॉन पेयर, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 2। तो एक लॉन पेयर, 3 पाई बॉन्ड एंड 11 सिग्मा बॉन्ड। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज। बच्चों अगर N2 मॉलिक्यूल की बात करें तो N2 मॉलिक्यूल में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ जो एनर्जी का ऑर्डर है सिग्मा 1s, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s स्टार। इसके बाद आते हैं पाई बॉन्डिंग, तो पाई 2px, पाई 2py, फिर आता है सिग्मा 2pz, फिर आता है पाई 2px, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, और लास्ट में आते हैं सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। तो बच्चों नाइट्रोजन के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का सही ऑर्डर है वो ये है। ये कहाँ पर दिया हुआ है, किस ऑप्शन में है बच्चों, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा 2pz दे रखा है पहले, जबकि ये आता है बाद में, तो ये गलत है। यहाँ पर भी सिग्मा 2pz पहले दिया हुआ है, ये भी गलत है। यहाँ पे हम बात करें तो सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, पाई 2px, पाई 2py लेस देन पाई 2px, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग लेस देन सिग्मा 2pz। बच्चों ये भी गलत है। सिग्मा 2pz जो है उसकी एनर्जी पाई बॉन्डिंग से ज़्यादा होगी, लेकिन सिग्मा पाई एंटी बॉन्डिंग से क्या होगी बच्चों, कम होगी। ये जो ऑर्डर दिया हुआ है बच्चों, ये ऑर्डर बिल्कुल सही है, क्योंकि सिग्मा 2pz जो है उसकी एनर्जी पाई बॉन्डिंग से ज़्यादा है और पाई एंटी बॉन्डिंग से कम है। तो जो करेक्ट MO एनर्जी ऑर्डर है वो है ऑप्शन नंबर 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अगले क्वेश्चन पर बच्चों। देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज 3 कैनोनिकल फॉर्म्स कैन बी ड्रॉन फॉर कार्बोनेट आयन। बच्चों ये स्टेटमेंट सही है, क्यों? क्योंकि कार्बोनेट की अगर स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों तो यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी बनाई जा सकती हैं। कैसे? तो वो देखिए, आप यहाँ पर डबल बॉन्ड बना सकते हैं, आप यहाँ पर डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो इस तरीके से CO3-2 कार्बोनेट की 3 कैनोनिकल फॉर्म, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं, यानी स्टेटमेंट 1 जो है बच्चों वो करेक्ट है। सेकंड, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कैन बी ड्रॉन फॉर ओजोन। ये गलत है बच्चों, क्योंकि ओजोन की 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं,
एक ये, और दूसरी स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं ये, तो इसलिए ये गलत है। BF3 हैज़ नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। बच्चों BF3 का ट्राइगोनल प्लेनर शेप होता है, डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, यानी ये गलत स्टेटमेंट है। डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ अमोनिया, ये भी गलत है, क्योंकि अमोनिया का जो डाइपोल मोमेंट है बच्चों वो NF3 से ज़्यादा होता है, क्योंकि अमोनिया में लॉन पेयर और बॉन्ड मोमेंट दोनों का ही, लॉन पेयर की वजह से जो बॉन्ड मोमेंट होता है वो प्लस बॉन्ड की वजह से जो बॉन्ड मोमेंट है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वही करेक्ट आंसर होगा बच्चों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PCl5। PCl5 possess 2 different Cl-PCl बॉन्ड एंगल्स। तो बच्चों इसकी जो यहाँ पे ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री है इस टाइप की, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो बच्चों इसमें जो बॉन्ड एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो डिफरेंट बॉन्ड एंगल से बिल्कुल हैं इसमें। ये जो एंगल है वो 120 है, और इस एंगल की बात करें बच्चों तो ये 90 डिग्री है, यानी डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स तो यहाँ हैं। तीसरा सेकंड ऑप्शन है ऑल 5 PCl बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल इन लेंथ। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों, क्योंकि आप जानते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में अगर सराउंडिंग एटम सेम हों तो उस केस में एक्सियल बॉन्ड की लेंथ इक्वेटोरियल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। उसका कारण है एक्सियल बॉन्ड में लेस एस करेक्टर। तो ये बात ध्यान रखिए, ये एक्सियल लेंथ इस इक्वेटोरियल से लार्ज होगी, और इसने कहा कि पांचों बॉन्ड आपके आइडेंटिकल हैं, मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और इनकरेक्ट है इसलिए आंसर भी होगा। थर्ड ऑप्शन PCl5 एग्जिबिट्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों यहाँ पर अगर हम थर्ड स्टेटमेंट को कंसीडर करें तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, यानी यहाँ आंसर 2-2 आ रहे हैं। फोर्थ, PCl5 कंसिस्ट ऑफ 5 PCl सिग्मा बॉन्ड्स। ये स्टेटमेंट बच्चों सही है। यहाँ पर अगर सिग्मा बॉन्ड की बात करें बच्चों तो PCl5 में आपके पास 5 सिग्मा बॉन्ड हैं, बिल्कुल 5 सिग्मा बॉन्ड हैं। तो यहाँ पर अगर आंसर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो हमारे पास 2 आंसर हैं। आंसर 2 जो है वो भी इनकरेक्ट होने की वजह से सही है, और PCl5 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पर अगर प्रिंटिंग मिस्टेक मान लें बच्चों तो ये अगर sp3d लिखा होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, इन दैट केस आंसर होता ऑप्शन 2। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसमें 2 आंसर हैं, आंसर 2 भी सही है और आंसर 3 भी सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सम मॉलिक्यूल्स आर गिवन इन लिस्ट 1 लाइक HCl, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एंड बॉन्ड एंथैल्पीज आर गिवन इन किलोजूल पर मोल इन लिस्ट 2। स्टूडेंट्स, इफ वी नो दैट नाइट्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है बच्चों वो कितना होता है 3। ऑक्सीजन की बात करें बच्चों तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2। हाइड्रोजन की बात करें बच्चों तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, और HCl की बात करें बच्चों तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 1 है। यानी कि अगर बॉन्ड एंथैल्पी की बात की जाए तो वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए ज़्यादा होगी। नाइट्रोजन नेचर में इनर्ट गैस होता है, इनर्ट इन द सेंस कि ये रिएक्टिव नहीं है गैस। नाइट्रोजन गैस रिएक्टिव नहीं होती, उसका कारण भी यही है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी 3 बॉन्ड ब्रेक करने पड़ते हैं, इसलिए नाइट्रोजन नेचर में इनर्ट गैस होता है। रिएक्टिविटी में ये क्या है इनर्ट, रिएक्शन नहीं करता आसानी से। तो यहाँ नाइट्रोजन की जो बॉन्ड एंथैल्पी है इन चारों में सबसे ज़्यादा होगी, और वो ऑप्शन कौन सा है बच्चों इन चारों में, तो ये ऑप्शन 3, यानी कि नाइट्रोजन बी के लिए ऑप्शन 3 बेस्ट सेलेक्टेड ऑप्शन है। अब इनमें सेकंड हाईएस्ट वैल्यू जो है वो है सेकंड टू 498, और वो किसके लिए होगी बच्चों O2 के लिए एज पर बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग डी के लिए ऑप्शन क्या होना चाहिए बच्चों 2, तो डी के लिए आना चाहिए 2, यानी बी का 3 और डी का 2, बी का 3 एंड डी का 2, B3 D2 ये आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है केवल एक ही जगह ऑप्शन नंबर 4 में। अब हाइड्रोजन और HCl की बात करें तो हाइड्रोजन की जो बॉन्ड एंथैल्पी है बच्चों वो HCl से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भाई इन दोनों डेटा में ये हाइड्रोजन के लिए वैलिड है, यानी C का 1, और ये जो डेटा है 431 ये HCl के लिए A के लिए 4। तो करेक्ट मैच हो जाएगा बच्चों 4312 इट इज़ गिवन इन ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 4।